नमस्कार ओमकार जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर, रात के अंधेरे में मुँह छिपाते हुए भाग निकले अविमुक्तेश्वरानंद अब काशी पहुंचकर कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य ने तो उनके लिए स्टैंड ही नहीं लिया, वो अपने स्टैंड पर कायम ही नहीं रहे, उनमें तो विवेक ही नहीं है। हाँ, यहाँ से उठने से पहले वो कह रहे थे कि केशव मौर्य ही बहुत समझदार हैं और योगी आदित्यनाथ में तो समझदारी की कमी है, संतुलन की कमी है। योगी में तो उनको औरंगजेब दिखाई देते थे, बाबर की औलाद दिखाई देती थी और छद्म भगवाधारी व्यक्ति दिखाई देता था। अब केशव मौर्य में भी उनको तमाम तरह की खोट दिखाई देने लगी। केशव मौर्य ने एक्चुअल में ये कहा था कि आप ये अनशन त्यागिए, धरने से उठिए और जाकर के पवित्र डुबकी लगाइए गंगा मैया में। और उन्होंने कहा था कि अगर मुझे कहा गया, यानी जो बीजेपी का नेतृत्व है, अगर उसने कहा तो मैं प्रयागराज जाकर के भी उनको मनाऊंगा। और उन्होंने तो इनके श्री चरणों में प्रणाम भी भेजा था। तो तब तो बहुत अच्छे लग रहे थे केशव मौर्य। अचानक यहाँ से उठने के बाद और काशी जाने के बाद उनको लगा कि नहीं नहीं, केशव मौर्य भी, उनमें भी तमाम तरह के खोट हैं। ये यहाँ से उठ करके गए ही इसलिए, ये 10 दिन तक इंतजार करते रहे कि कोई आएगा, मनाएगा, हाथ पकड़ के उठाएगा, स्नान कराएगा। उन्होंने यहाँ से उठने से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें भी कहा है कि जिला प्रशासन और मेला प्रशासन ने हमें ऑफर दिए हैं कि आपके ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए हम गंगा स्नान के लिए ले जाने को तैयार हैं, आपको पालकी में बैठा कर ले जाने को तैयार हैं। वो तो हम ही तैयार नहीं हैं अब। तो ये तरह तरह के फ्रस्ट्रेशन इनके निकल रहे हैं, अभी निकलेंगे, अभी और निकलेंगे थोड़े। सर, एक संत जो गंगा किनारे 11 दिन तक बैठा रहता है, मुहूर्त पर मुहूर्त निकल जाता है, 50 मीटर पैदल नहीं चल सकता और वापस लौट जाता है। उससे ज़्यादा अभागा कोई हो सकता है? और फिर इस पर आँसू बहा रहे अखिलेश यादव क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो प्रोपेगेंडा करने के लिए उनको भेजा था, उसको अधूरा छोड़कर ही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भाग निकले, इसलिए शायद रो रहे हैं अखिलेश यादव। हकीकत तो ये है कि अखिलेश यादव, कांग्रेस और इसी तरह की कुछ ताकतों ने 2027 की चुनावी तैयारियों और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो, सनातनी बटें इस विवाद को लेकर के, इसी हेतु तो इनको यहाँ भेजा था और बैठाया था और ये हंगामा कराया था। तो अखिलेश यादव भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि 2024 का चुनाव नतीजा अपवाद है, ये कभी कभी हो जाता है। वरना 2014 में जो लोकसभा चुनाव में नतीजे आए थे, 2019 में जो आए थे, 2017 में जो विधानसभा के चुनाव आए के नतीजे आए और 2022 के भी जो आए, वो तो बताते हैं ना कि ये कहाँ स्टैंड करते हैं। और अकेले ये नहीं, यानी अखिलेश यादव नहीं अंजू जी, पूरा इकोसिस्टम वो ये बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि यूपी में अगर बाबा कमजोर नहीं हुए या कमजोर नहीं किए गए, भारतीय जनता पार्टी को अगर बैकफुट पर नहीं धकेला गया, तो फिर 2027 की जंग तो मुश्किल है ही। 2029 में चौथी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो इसलिए मैंने पहले भी कहा था, आपके प्रोग्राम में भी, अपने प्रोग्राम में भी, एक दो दूसरे चैनलों पर भी, कि इनकी पूरी एक, जो कहते हैं ना, टूल किट, उनकी एक श्रृंखला है। ये श्रृंखला का आप पहला प्रहसन मान लो, जो कुछ गंगा के किनारे प्रयागराज में हुआ है। अभी तो 2027 तक बहुत कुछ होगा और 2027 में अगर योगी आदित्यनाथ की फिर तीसरी बार वापसी हो जाती है, तो फिर 2029 तक और कोशिश करेंगे ये लोग, पूरी ताकत लगाएंगे। तो ये अभी शुरुआत है। सर,
अविमुक्तेश्वरानंद ने जिस तरह की बयानबाज़ी की, अब वो इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुँच गए हैं कि 18 जनवरी को जो कुछ वहाँ पर हुआ उसकी सीबीआई जाँच हो, प्रयागराज के कमिश्नर को निलंबित कर दिया जाए, पुलिस कमिश्नर को निलंबित कर दिया जाए, मेले के जो अधिकारी थे उनको निलंबित कर दिया जाए, ये याचिका लेकर पहुँच गए हैं। तो अब इसके पीछे क्या मकसद है? मतलब जो अधूरा रह गया, क्योंकि जिस प्रोपेगेंडे के लिए भेजे गए थे और वो अधूरा रह गया तो इसको आगे खींचा जाए, कानूनी रास्ता अपनाया जाए? अभी थोड़ा-सा ये क्लियर नहीं है कि हाई कोर्ट में जो लेटर पिटीशन भेजा गया है, वो इनके द्वारा भिजवाया गया है या किसी और के द्वारा भिजवाया गया है। ये कोई वकील साहिबान हैं, इन्होंने भेजा है ये लेटर पिटीशन। ये विधिवत जो पिटीशन एक दाखिल की जाती है वहाँ जाकर के, हुँ, वैसा भी नहीं है। और इसमें सबसे पहले तो कहा गया है कि जो प्रकरण हुआ 28 जनवरी को, जो 18 बटुक होते हैं, हुँ, उनके साथ जिस तरीके से मारपीट की गई, उनकी शिखा खींची गई, इसकी सीबीआई से जाँच कराई जाए। और वहाँ के जो कमिश्नर हैं, डीएम हैं, पुलिस कमिश्नर हैं, मेला अधिकारी है, सबको निलंबित कर दिया जाए। तो अब ये सब कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है, ये अपने आप में एक जाँच का विषय है। क्योंकि जो विज़ुअल आए हैं, जो वीडियो आए हैं, उसमें इनकी शिखा या चोटी पकड़ कर के घसीटने का बस एक ही वीडियो है। हुँ, तो ये क्यों नौबत आई? क्योंकि उससे पहले जो वीडियो हैं, उसमें दिखाया गया है कि इनके जो चेले-चपाटे थे, जिनको बटुक कहा जा रहा है और जिनको बताया जा रहा है कि 11 से 14 वर्ष की आयु के हैं, हुँ, पुलिस के कॉलर खींचने वाले, पुलिस के साथ धक्का-मुक्की करने वाले, बैरिकेड तोड़ने वाले, जो पेंटोन पुल इमरजेंसी के लिए रखा गया था, उसको खोलने वाले यही लोग थे। तो सवाल ये है कि अगर वहाँ पर इस तरह के हालात पैदा किए गए, तो वो क्यों किए गए? किसके इशारे पर किए गए? मकसद क्या था? कराना क्या चाहते थे? क्योंकि जो पहली 2 बड़ी दुर्घटनाएँ और भगदड़ हुई हैं प्रयागराज के माघी मेले में, एक तो नेहरू के समय हुई थी और एक बाद में हुई थी। वो दोनों घटनाएँ भी मौनी अमावस्या के दिन ही हुई थी। तो प्रशासन, शासन अतिरिक्त चौकसी बरत रहे थे। सबको पता था कि इस दिन भीड़ ज़्यादा रहती है, सर्वाधिक रहती है। जो 4-5 स्नान हैं माघी मेले के, उनमें सर्वाधिक अगर भक्त उमड़ते हैं, तो वो मौनी अमावस्या के दिन उमड़ते हैं। और स्टैंडिंग ऑर्डर होते हैं कि साहब जो संगम की नौज है, तट है, वहाँ पर जो गाइडलाइंस हैं, उनके अनुरूप ही लोग जाएँ और वहाँ पर स्नान करें और निकल आएँ। अब ये तो पूरा पालकी लेकर के चल रहे थे, पूरा हुजूम लेकर के चल रहे थे 150-200 लोगों का। और जब इनसे ये सवाल किए गए कि आप इतनी भीड़ लेकर के क्यों जा रहे थे, जबकि पुलिस और प्रशासन ने कहा था कि एक तो पालकी मत ले जाइए, दूसरे आप पैदल जाइए, तीसरे आप 5 लोगों के साथ ही जाइए, जो आपके सहायक हों। तो कह रहे हैं कि नहीं, नहीं, अलग-अलग अखाड़े, अलग-अलग गाँव के लोग, अलग-अलग क्षेत्रों के लोग, सब समूह में ही तो जाते हैं। तो हम भी समूह में जा रहे थे। जब आप उनको नहीं रोकते हैं, तो हमें क्यों रोका गया है? ये तो हमारा अपमान हो गया। तो जो सुरक्षा में लगे हैं, दुर्घटना ना होने पाए, इस काम में लगे हैं, उनके साथ धक्का-मुक्की करना, वर्दी में जो ऑफिसर काम कर रहे हैं, उनके कॉलर खींचना, इसकी छूट है क्या? किसी कथित शंकराचार्य को या उनके सेवकों को? और अगर आप ऐसा कर रहे हैं, बैरिकेड तोड़ रहे हैं, बंद इमरजेंसी के लिए खुलने वाले पेंटून ब्रिज को खोल रहे हैं, तो फिर तो पुलिस ने, प्रशासन ने जो किया है वो ठीक किया है। सर, बड़ा टकराव वहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई एक पूरे इकोसिस्टम की तरफ से कि योगी वर्सेस अविमुक्तेश्वर आनंद हो गया है और अब तो ये हिलेंगे नहीं, वहीं पर अनशन पर बैठे रहेंगे।
जैसे उन्होंने कहा था कि मैं तो पानी भी नहीं पी रहा, खाना भी नहीं खा रहा, दूसरे दिन खा भी लिया था। तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ये भाग खड़े हुए वहाँ से? क्या उनको डर लगने लगा? क्योंकि प्रशासन ने माँगा था वो 24 घंटे के अंदर कि बताओ शंकराचार्य हो तो कैसे हो? सबूत लेकर आओ और क्यों ना आपकी जो आश्रम को ज़मीन दी गई है या उत्तराखंड में जो ज़मीन दी गई है, वो वापस ले ली जाए। तो सवाल तो वहीं का वहीं रह गया सर। उसका जवाब तो उन्होंने दिया ही नहीं प्रशासन को और पहले ही भाग खड़े हुए। अब पता नहीं इसकी पुष्टि या खंडन जो है वो तो शासन प्रशासन, योगी सरकार या अवयुक्तेश्वरानंद के लोग ही करेंगे। कुछ मामला और भी था। हरिद्वार के आसपास कहीं कोई भूखंड मांगा गया था इनके द्वारा, शायद वहां पर कोई आश्रम वगैरह या कुछ गतिविधि करने के लिए, और उसमें कहा गया था कि धामी सरकार से आप कोऑर्डिनेट करके, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार कोऑर्डिनेट करके हमें वहां मदद करे। तो वो सब हुआ नहीं। और कुछ अखिलेश यादव चूंकि लगे ही हुए हैं। कोशिश तो ये थी कि हिंदुओं को बांटा जाए। कोशिश तो ये थी अंजू जी कि इस विवाद के बाद अलग अलग शंकराचार्यों को भी इकट्ठा किया जाए। कहा भी गया था कि जंतर मंतर पर सभी शंकराचार्य इकट्ठा होंगे और वहां पर अ, अ, नाराजगी का इजहार करेंगे, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करेंगे। लेकिन वो तमाशा बाकी के शंकराचार्यों ने किया नहीं इनके लिए। एक आध से जरूर कुछ बयान आए थे, लेकिन बाकी सब इस तमाशे में शामिल होना नहीं चाहते थे। और सब समझ गए थे कि ये मकसद क्या है। जिस तरीके से ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी अटैक करने लगे थे, योगी पर भी, औरंगजेब और पता नहीं बाबर की औलाद और किस किस की औलाद बताने लगे थे। तो सबकी समझ में आ रहा था कि एक्चुअल में किस्सा क्या है, कहानी क्या है और मकसद क्या है। तो सबने दूरी बनाई। और धीरे धीरे जब चीजें उनसे नकाब हटता है तो समझ में आने लगती हैं कि खेल क्या, असली खेल क्या है। तो जो लोग पहुंच भी सकते थे वो भी उनके समर्थन में वहां पर नहीं गए। तो क्या करते बैठ करके? जब मेला समाप्त होता तब तक बैठने का या वहां अड़े रहने का कोई मतलब उनकी समझ में आया नहीं, इसलिए वो निकल लिए। क्योंकि जो एक माहौल वो बनाना चाहते थे वो बना नहीं। और मीडिया ने मीडिया कितने दिन आपको धारावाहिक सीरियल की तरह प्रसारित करेगा? और रोज आपके इंटरव्यू कैसे ऑर्गेनाइज होंगे बड़े बड़े मीडिया हाउसेज में? अच्छा, मीडिया हाउसेज के अपने खेल होते हैं। जब तक कोई दूसरा बड़ा तमाशा शुरू ना हो जाए तब तक वो एक तमाशे को पकड़ के रखते हैं। जैसे ही कोई घटना ओवरलैप करती है वो भूल जाते हैं कि कल तक किसका इंटरव्यू हम चला रहे थे। वो मुड़ के भी नहीं देखते। तो जब आपको तवज्जो मिलनी बंद हो जाए तो उसके बाद क्या करे आदमी? बैठ करके निकल लियो। सर और फिर बीच में आप यूजीसी वाला मामला आ गया, तवज्जो सबकी उस तरफ चली गई, मीडिया हाउसेस सारे उधर चले गए, तो इनको तो कोई पूछ ही नहीं रहा था, ये तो खामखा अपनी वैनिटी वैन में बैठकर समय गुजार रहे थे, तो लगा भाग लेते। लेकिन सर, यूजीसी का मामला केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ था सर, लेकिन उसके भी धरने प्रदर्शन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हो रहे थे और अभी मुक्तेश्वरानंद भी प्रयागराज में डेरा डालकर बैठे हुए थे और सबके निशाने पर अचानक से योगी थे सर। तो ये क्या मतलब है सर? कहीं न कहीं जैसे केंद्र सरकार की दूरी है योगी जी से, ये एक ऐसा प्रोपेगेंडा है जो बार-बार खेला जाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बीच में भी प्रचार करने के लिए जब जेल से बाहर आए थे केजरीवाल, तो ये उन्होंने लखनऊ में बैठकर बोला था कि चुनाव के नतीजे आने के बाद उनको हटा दिया जाएगा, योगी जी को हटा दिया जाएगा। तो आपको लगता है वही हांडी काट की फिर से चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे ये सब लोग? एक्चुअल में क्या है कि कुछ तो गलती केंद्र सरकार के स्तर पर, शिक्षा मंत्रालय के स्तर पर, कुछ जो संसदीय कमेटी थी उसमें जो बीजेपी के लोग बैठे हुए थे, मैं तो उनकी भी गलती मानता हूँ। इसके बाद जो शिक्षा मंत्री हैं और जो यूजीसी है वहाँ भी जो अधिकारी बैठे हैं, उन सब ने मिलकर के या तो नेग्लिजेंसी की है या ऊपर से किसी तरह के कुछ दिशा निर्देशों के अनुरूप कुछ आचरण किया है। और जो मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी कहा था 2 दिन पहले कि
ऐसा लगता है कि 2024 की कमजोरी को दूर करने के लिए ये एक प्रयास किया गया था, ये उल्टा पड़ गया। 2024 में चूंकि दलित, ओबीसी, आदिवासी ये सब थोड़ा छिटक गए थे बीजेपी से, और वो भी राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और आरजेडी के नेताओं के द्वारा जो दुष्प्रचार किया गया था कि संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण छीन लिया जाएगा, उसके चलते तो वो जो कमजोरी थी, इनको लगा कि सवर्ण वर्ग, सामान्य वर्ग तो हमारे साथ है ही, वो तो कहीं जाएगा ही नहीं। तो इसमें कुछ ऐसी व्यवस्थाएं कर दो कि एक मैसेज दिया जाए, और मैसेज देकर के कांग्रेस की तरफ जो चला गया है, सपा राजद की तरफ या टीएमसी की तरफ जो चला गया है, उसको वापस लाया जाए किसी तरीके से। और शायद इनको भी अंदाजा नहीं था कि इतना विरोध हो जाएगा, या सोशल मीडिया पर और दूसरे मंचों पर सरकार को लेने के देने पड़ जाएंगे, एक माहौल बन जाएगा। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए। शायद इनको इस बात का भी भान था, एहसास था कि चूंकि इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो संविधान की मूल भावनाओं को एक तरीके से काटती हैं, उसके इतर व्यवस्थाएं की गई थी, तो कहीं ना कहीं जाकर के सुप्रीम कोर्ट में ब्रेक लग जाएगा। तो अगर ये इस तरह की कोई सोच थी, रणनीति थी, तो मुझे लगता है कि एक बड़ा जुआ खेलने की कोशिश हुई थी, और इसमें नुकसान की गुंजाइश ज्यादा है, लाभ की बहुत कम दिखाई दे रही है। सर, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। अब 19 मार्च को सुनवाई होगी। कहा गया है कि बड़ा पुअरली डिजाइन्ड ड्राफ्ट था। तो सर, इतनी बड़ी स्टेटमेंट अगर आए कि आप समाज को बांटने की कोशिश करें, कहा तो हम चाह रहे हैं कि एक जैसे सब लोग हों, आप पीछे जा रहे हैं। और ये ड्राफ्ट भी सुप्रीम कोर्ट में जो पहले से रोहित वेमुला वाला मामला चल रहा है, उस मामले के सिलसिले में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कुछ नई गाइडलाइंस तैयार की जाए, तभी वो संसदीय कमेटी बनी थी जिसने ये सब तैयार किया। तो सर, मतलब आप सोचो कि अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बड़ा पुअर तरीके से, बड़े बेकार तरीके से ड्राफ्ट तैयार किया गया है, तो जितने भी वहां पर बैठे थे संसदीय बोर्ड में, उन सबकी क्षमता पर तो सवाल उठता है ना। या फिर किसी प्रोपेगेंडे के तहत ही तैयार किया गया, कहीं ना कहीं मोदी सरकार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई, या जैसे आपने कहा कि कोई बड़ा जुआ खेलने की कोशिश हुई, कहीं ना कहीं तो कुछ घपला हुआ ना, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने इतनी सख्त टिप्पणियां की। ये परतें भी देर सवेर खुलेंगी कि ये टॉप लेवल पर डिजाइन किया गया था या सबोटेज करने की कोशिश की गई थी गवर्नमेंट को। ये सब चीजें तो निकल करके सामने आनी है, एक ना एक दिन देर सवेर ये हो जाएगा, पता लग जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही स्टेप लिया है, नई गाइडलाइंस पर रोक लगाई है, और जो 2012 की गाइडलाइंस चली आ रही थी उन्हीं को जारी रखा है। और ये भी कहा है सरकार से कि आप इस पर जवाब भी दीजिए और नया ड्राफ्ट तैयार करिए जो स्पष्ट हो। ये जो नई गाइडलाइंस हैं, ये अस्पष्ट भी हैं, इसके अलावा कंफ्यूजिंग भी हैं, इनका कोई भी दुरुपयोग कर सकता है। तो मुझे लगता है कि सही समय पर सुप्रीम कोर्ट का एक सही डिसीजन आ गया है। अब ये फौरी तौर पर तो शांति हो जाएगी, जितने धरने प्रदर्शन ये सब चल रहे थे, क्योंकि नई गाइडलाइंस पर तो रोक लग गई है, उसको एक तरीके से हटा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो जो पुरानी गाइडलाइंस है वो अब लागू रहेंगी, और जब नया ड्राफ्ट आएगा तब देखेंगे। मुझे लगता है कि नए ड्राफ्ट में जिन चीजों पर ऐतराज था लोगों को, खास तौर से सामान्य वर्ग के लोगों को, अब दोबारा से वो गलती सरकार के स्तर पर नहीं की जाएगी। सर, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, सरकार की तरफ से संसदीय बोर्ड की कमेटी बनाई गई, उसने ये सब तय किया। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, सरकार ने नहीं लगाई। तो जो नुकसान सरकार को हो रहा है या बीजेपी को हो रहा है, उसकी भरपाई क्या ये कहकर हो सकता है कि देखिए आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने तो रोक लगा ही दी? या आपको लगता है कि डबल गेम हो गया यहाँ पर, कि ओबीसी को कहा जा सकता है कि तुम्हारे लिए हमने बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया, और इधर कहा जा सकता है सामान्य वर्ग को कि देखिए, बना भले ही था, लेकिन बनाया हमने था, लेकिन रोक तो लग गई ना, नुकसान तो नहीं हुआ आपका। खेल तो बहुत बड़ा हो गया ना सर अपने आप में फिर।
वही मैंने कहा था कि दोनों हाथों में लड्डू लेने की कोशिश की गई है राजनीतिक तौर पर। ये कभी-कभी आपको फ़ायदा भी पहुँचा देती है, कभी-कभी आपके लिए नुकसानदेह भी हो जाती है। क्योंकि अब सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत जल्दी लोगों तक ये चीज़ें पहुँच जाती हैं कि एक्चुअल में खेल किस स्तर पर हुआ है। वहाँ अगर ये साबित हुआ कि आपने दोनों हाथों में लड्डू जानबूझकर लेने की कोशिश की है, तो आपको नुकसान भी हो सकता है। पर सवाल सबसे बड़ा फिर वही उठता है ना कि सामान्य वर्ग के पास, सवर्णों के पास विकल्प क्या है? क्या कांग्रेस कोई विकल्प है? क्या टीएमसी कोई विकल्प है? समाजवादी पार्टी क्या सवर्णों के प्रति संवेदनशील रही है? अतीत तो इन सब के ये नहीं कहते हैं, हाल के इनके बयान, इनके जो जेस्चर हैं, वो सब भी नहीं कहते हैं कि ये सवर्णों के प्रति कोई बहुत ज़्यादा संजीदा है या उनको लेकर के इन्होंने बहुत अच्छी नीतियाँ बनाई हों, ऐसा तो नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक झटका बीजेपी के लिए है। इनमें से एक वर्ग जो इस समय सड़कों पे था या सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा दिखा रहा था, एक छोटा-सा वर्ग ज़रूर भाजपा से एनॉयड हुआ है, नाराज़ हुआ है और मोदी जी के प्रति भी उसकी नाराज़गी है। मुझे लगता है कि चुनाव में वोट करते समय उनकी नाराज़गी कायम रहेगी, ऐसा मानने का कोई कारण अभी दिखाई देता नहीं है। ये नाराज़गी और रूप में आएगी, पर मतदान के समय वो नाराज़गी प्रकट करेंगे, तो किसको वोट देंगे? सवाल ये है ना। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश का प्रश्न है, 2027 का प्रश्न है, मुझे नहीं लगता कि इसको लेकर के वो योगी आदित्यनाथ को कमज़ोर करना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश में तो इसका कोई किसी तरह का प्रभाव मुझे नहीं लगता कि देखने को मिलेगा। सर, अभी तो 2027 और 2029 2027 अभी 1 साल है, 1.5 साल है, तो बहुत ज़्यादा देर तक ऐसे मुद्दे याद भी नहीं रहते हैं और आपने बिल्कुल सही कहा कि ऑप्शन क्या है? अगर सामान्य वर्ग के लोग या हम जिनको सवर्ण जाति वाले कहते हैं, उनके प्रति बाकी पार्टियों का क्या रवैया रहा है, ये तो उनको पता है। तो ऐसे में वो कितनी देर तक बीजेपी से नाराज़ रह सकते हैं और फिर कम से कम अभी फ़िलहाल इस पे रोक लग गई है और 2000 अभी 19 मार्च तक जब दोबारा ड्राफ्ट लेकर जाया जाएगा कोर्ट में, तो ड्राफ्ट में यकीनन बदलाव होगा। बेहतर ड्राफ्ट होगा तो नाराज़गी दूर होने के बहुत चांसेज़ हैं। एक नाराज़ हुए 10-15 दिन के लिए लेकिन आखिर में तो हट गया ना वो नया यूजीसी का नियम। बिल्कुल हट गया है और दूसरी बात ये भी है कि मैं पहले भी कहता रहा हूँ, इतना बड़ा देश है, इतनी घटनाएँ होती रहती हैं। एक घटना अभी 10 दिन पहले क्या चल रही थी, मीडिया की सुर्खियाँ बनी हुई थी और 10 दिन बाद दूसरी घटना आई तो उसने उसको ओवरलैप किया। 10 दिन पहले की घटना को, चर्चाओं को, ब्रेकिंग न्यूज़ को लोग भूल जाते हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। इसलिए ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि घटनाएँ घटती रहती हैं और नेपथ्य में जाती रहती हैं। लेकिन कुछ घटनाएँ ऐसी होती हैं अंजू जी जो परतें बन कर के जिनकी तह लगती रहती हैं और एकाधिक गलती अगर इस तरह की हो जाए, चलो एक गलती है, उसको माफ़ कर दिया जाता है या भूल दिया जाता है, भुला दिया जाता है। 2 गलती हो उसको भी बिसरा दिया जाता है। लेकिन 2-3 से ज़्यादा गलतियाँ अगर हो जाएँ, अभी 2-3 गलतियाँ वैसी हुई नहीं हैं एज़ सच, पर पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि 2-3 ऐसे एक्ट बने हैं, कुछ इनके समय, कुछ पहले के समय, जो जन सामान्य के लिए बहुत भारी पड़े हैं। वो निर्भया केस हो, चाहे आपका दहेज एक्ट हो, एससी-एसटी एक्ट हो, ये सब बड़े भारी पड़े हैं समाज के बड़े वर्ग पर और किसी-किसी परिवार को पूरे को जेल भेजा गया है दहेज एक्ट में। तो इस तरह के जो शैतानी कानून हैं, वो जितनी जल्दी संतुलित कर लिए जाएँ और जो उनमें खराबियाँ हैं, उनकी समीक्षा करके उनको दुरुस्त कर लिया जाए, उतना अच्छा है। तो इस तरह की गलतियाँ ना हों फिर से, जो इस मामले में हुई थी, इसकी सावधानी तो सरकार को बरतनी पड़ेगी।
सर और फिर आप ये देखो एक दिन पहले ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हम इस कानून का दुरुपयोग नहीं होने देंगे और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात कहते हुए सबसे पहले यही कहा कि इसका दुरुपयोग हो सकता है, इसलिए इसको कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। तो आप सोचिए सुप्रीम कोर्ट तो समझ रहा है, तो ऐसे में आपको लगता है कि केंद्र सरकार, मोदी सरकार अपने शिक्षा मंत्री से पूछेंगे कि उनकी नज़रों के सामने से गुज़रकर ये इतना बड़ा ड्राफ्ट कैसे बाहर निकल गया, कैसे कानून बनने की दिशा में आगे बढ़ने लगा? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपनी गलतियों से भी सीखने की कोशिश करती है और आगे वो ना दोहराई जाए इसकी कोशिश होती है। कहीं वो प्रचंड जीत दर्ज करे तो उसकी भी समीक्षा करने के लिए बैठ जाते हैं कि जितना सोचा नहीं गया था उतना बहुमत कैसे मिला, उतनी सीटें कैसे मिली। कहीं हार होती है तो उसकी भी समीक्षा होती है। तो यहाँ इस मामले में भी समीक्षा तो होगी और इसमें देखा जाएगा और बहुत संभव है जब कैबिनेट का विस्तार करें नरेंद्र मोदी तो धर्मेंद्र प्रधान का विभाग भी चेंज हो जाए, बहुत संभव है। पर बात वही है घूम फिर करके कि क्या ये शिक्षा मंत्रालय के स्तर पर हुआ है या टॉप लेवल से हुआ है और इसके पीछे की रणनीति क्या थी, हेतु क्या था या ये भूल चूक थी, ये जरा देखने वाली बात होगी। सर, एक थ्योरी और चल रही है कि वो जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं इंदिरा जयसिंह अ, उनके बारे में लेकर कि उन्होंने ये ड्राफ्ट तैयार करवाया, फिर कोई आईएएस अधिकारी हैं शिक्षा मंत्रालय में, उन्होंने तैयार किया। ये सारी बातें भी आ रही हैं। तो एक तो जो वामपंथी हैं जगह-जगह बैठे हुए सर, जिनके बारे में कहा जाता है सरकार भले ही तुम्हारी हो तो क्या हुआ, सिस्टम में तो हमारे लोग बैठे हैं। ये चूक भी तो हो सकती है ना कि सिस्टम में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो इन बातों को घुमा-फिरा कर लिख देते हैं और हो सकता है कि मंत्री महोदय ने तवज्जो ही नहीं दी कि क्या लिखा गया है इसमें। दिग्विजय सिंह का बयान आया है जो उस संसदीय समिति को हेड कर रहे थे, उनका कहना ये था कि हमने वो क्लॉज नहीं हटाया कि जो झूठी शिकायत करे हाँ। उसके खिलाफ कोई एक्शन ना हो। वो था हमारे ड्राफ्ट में जो हमने यूजीसी को भेजा था। तो अगर वो ड्राफ्ट था और वो यूजीसी में हटाया गया है तो फिर जो आप कह रही हैं उसमें सत्यता हो सकती है कि कोई अफसर वहां पर ऐसा बैठा हो। तो अगर ऐसा हुआ है तो ये अगेन बहुत सीरियस मैटर है, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें जांच पड़ताल होनी चाहिए। जहां तक इंदिरा जयसिंह या इनके जैसे दूसरे वकील साहिबानों का प्रश्न है तो ये तो घोषित रूप से वामपंथी एक्टिविस्ट हैं, ये तो घोषित हैं और ये कभी भी जो दक्षिणपंथी विचारधारा या जो राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार है कभी उसके फायदे की तो बात सोच ही नहीं सकते हैं। इनके सारे मुकदमे जितने ये पकड़ते हैं पकड़ती हैं वो सब उठा करके देख लीजिए किन किन के लिए ये मुकदमे लड़ते रहे हैं लड़ती रही हैं, वो सब भी सबकी सबके ज्ञान में है, सबकी समझ में आता है कि ये किस तरह की कोशिशों में लगे रहते हैं। तो अगेन मैं वही कहूंगा कि अगर सरकार वामपंथियों के किसी भी तरह के प्रेशर में आकर के अपने को संतुलित दिखाने की कोशिश करती है तो चोट ही खाएगी, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है क्योंकि लोग तो लाइन ले चुके हैं, सरकार को संभलने की जरूरत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर कि जो कुछ हुआ है उससे संभलने की ज़रूरत है और ये देखने की ज़रूरत है चूक किस स्तर पर हुई, कौन-कौन लोग इसके लिए ज़िम्मेदार हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेने की भी ज़रूरत है। और अब देखते हैं ड्राफ्ट किस तरह का आता है जो 19 मार्च को कोर्ट में रखा जाएगा और जो एक इकोसिस्टम है जो किसी न किसी तरीके से लखनऊ और दिल्ली के बीच दूरी है, तालमेल नहीं है, कहीं न कहीं टारगेट करने की कोशिश की जा रही है योगी आदित्यनाथ को, वो जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है फिलहाल तो जो प्रोपेगेंडा लेकर वो चल रहे थे सर वो तो टाएँ-टाएँ फुस हो गया है। तो अब देखते हैं 2027 तक तो पता नहीं ऐसे कितने प्रोपेगेंडे आएँगे, लेकिन इन सब से पार पाना होगा योगी सरकार को भी और केंद्र की सरकार को भी। सर आपने समय निकाला, बहुत ही विस्तार से इस विषय पर बड़ी अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। जय हिंद।